नमस्ते। वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर थी, 26 साल की एक युवा महिला, लेकिन राहत सामग्री की एक डिलीवरी ने सब कुछ बदल दिया। एक सुनसान सड़क और एक छोटी सी पुलिस चौकी के पीछे एक गंदा सिस्टम छुपा हुआ था, जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था। यह कहानी लॉजिस्टिक्स की नहीं है। यह है विश्वासघात, काली शक्ति और जमीन से उठकर लड़ने वाली एक व्यक्ति की। सुबह के 8 बजे थे और लॉजिस्टिक्स गोदाम का पिछला आंगन चहल पहल से भरा हुआ था। ट्रकों की कतारें लगी हुई थी। कुछ ड्राइवर टायरों का प्रेशर जांच रहे थे, तो कुछ सामान बांधने वाली रस्सियों को कसने में व्यस्त थे। एक कोने में एक युवा महिला अपने पिता की कंपनी के एक बड़े सफेद कार्गो ट्रक के पास सीधी खड़ी थी। उसका नाम पूजा था। उसकी उम्र 26 साल थी। उसका शरीर फुर्तीला और हल्का गठीला था। उसने एक सादी ग्रे रंग की टी शर्ट, काली कार्गो पैंट और काले स्नीकर्स पहने थे, जो कई शहरों की सड़कों पर चलने से थक चुके लग रहे थे। पूजा को हाल ही में राष्ट्रीय आपदा राहत प्राधिकरण द्र की ओर से एक ड्यूटी लेटर मिला था। उसे रुद्रपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचानी थी। शरणार्थी शिविर राज्य की सीमा पर स्थित थे और वहां पहुंचने का रास्ता एक संकरा और भूस्खलन प्रवण पहाड़ी मार्ग था। ज्यादातर लोगों के लिए यह काम मुश्किल था, लेकिन पूजा के लिए यह रोजमर्रा की बात थी। उसे अकेले बड़े ट्रक चलाने की आदत थी। सड़क की चुनौतियां उसके लिए नई नहीं थी। उसके पिता एक हेलमेट और मिनरल वाटर की बोतल लेकर उसके पास आए। अधेड़ उम्र के वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उन फिसलन भरी चढ़ाइयों पर ज्यादा तेज मत चलाना और रास्ते में किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना, उन्होंने हेलमेट देते हुए कहा। पूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो डैडी, यह मेरी पहली ऐसी यात्रा नहीं है। यह पहली नहीं है, पर यह आखिरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लापरवाह रही तो तुम्हें चोट लग सकती है, उन्होंने कहा। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि उसके पिता सही कह रहे हैं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कब डरना है और कब ध्यान केंद्रित करना है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और लॉजिस्टिक्स सूची की दोबारा जांच की। सामग्री पूरी थी। 1 टन चावल, सैकड़ों कार्टन इंस्टेंट नूडल्स, पीने का पानी, बच्चों का दूध, महिलाओं के सैनिटरी पैड और कुछ आपातकालीन दवाएं। सब कुछ सील और बंद था। वह केबिन में चढ़ी, एसी चालू किया और फिर डैशबोर्ड पर रखे एंड्रा के लैमिनेटेड दस्तावेजों की जांच की। अधिकारियों के नाम स्पष्ट थे, हस्ताक्षर पूरे थे, सब कुछ आधिकारिक। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। इस डिलीवरी के साथ कोई गार्ड नहीं था। इतनी भारी मात्रा में सहायता सामग्री के साथ आमतौर पर कम से कम एक फील्ड अधिकारी साथ होता है। उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, इससे काम जल्दी हो जाएगा। सुबह एक स्टाफर ने दस्तावेज सौंपते हुए कहा था। पूजा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे ऊपर से आने वाले अजीब फैसलों की आदत थी। जब तक कागजात वैध थे और माल सुरक्षित था, उसे कोई परवाह नहीं थी। ठीक 12 बजे ट्रक गोदाम के आंगन से बाहर निकलने लगा। भारी पहिए धीरे धीरे डामर से टकराए। कोई अजीब एहसास नहीं, कोई खतरे का संकेत नहीं। आसमान साफ था और सड़कें अभी भी खाली थीं। पूजा को पता नहीं था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाने वाला था। शहर के इलाके से बाहर निकलने के बाद पूजा ने राज्य राजमार्ग में प्रवेश किया। सड़क संकरी होती जा रही थी। डामर चिकना था, लेकिन भारी वाहनों का आना जाना कम था। बाईं और दाईं ओर रबर के जंगल और लंबी घास ने एक लंबी सुरंग जैसी बना दी थी, जिससे दूर तक देखना मुश्किल था। न सामने कोई वाहन था, न पीछे कोई वाहन। केवल उसका बड़ा सफेद ट्रक ही जलती हुई दोपहर की गर्मी में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। उसके पुराने रेडियो पर 2000 के दशक का एक पॉप गीत बज रहा था। धीमी आवाज में एक उद्घोषक ने बताया कि बाहर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस था। पूजा ने अपनी पीठ सीट पर टिका दी। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, दूसरे से थोड़ी जाम विंडो के शीशे को नीचे कर रही थी। बहुत सन्नाटा है, उसने बुदबुदाया। आमतौर पर कुछ खनन ट्रक या लंबी दूरी की बसें होती हैं। उसने शीशे में देखा, अभी भी खाली। पीछे से कोई वाहन ओवरटेक नहीं कर रहा था। डैशबोर्ड पर डिजिटल घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। सूरज ठीक सिर के ऊपर था। केबिन के अंदर गर्मी बढ़ने लगी थी। उसने रेडियो की आवाज कम कर दी। चुप्पी। यह चुप्पी असहज लगने लगी। उसकी गर्दन पर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सड़क के दोनों ओर देखा, लेकिन कठोर पेड़ और धूल भरे बिजली के खंभों के अलावा और कुछ नहीं था। दिन के समय राज्य मार्ग के लिए यह सड़क बहुत ज्यादा सुनसान थी।
अगर कोई चेक पोस्ट होता तो मुख्य सड़क पर होता, न कि जंगल के बीच में। उसने धीरे से और सतर्कता से कहा। पूजा ने थोड़ी रफ्तार कम कर दी। उसका बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रहा था। वह इस सड़क को जानती थी। वह 2 महीने पहले इसी गांव में जनरेटर लेकर आई थी। तब भीड़ थी, अब बिल्कुल खाली। जब ट्रक एक चौड़े ढलान वाले मोड़ पर मुड़ा तो उसने दूर कुछ देखा। सड़क के दाहिनी ओर एक छोटी सी चौकी खड़ी थी, जिस पर एक चमकीला नारंगी रंग का बोर्ड लगा था। उसके आसपास कुछ खाकी वर्दी पहने हुए आदमी आराम से खड़े या प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे थे। कोई स्पष्ट साइन बोर्ड नहीं था, कोई आधिकारिक पुलिस वाहन नहीं था। पूजा का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। पुलिस चौकी, उसने धीरे से कहा। लेकिन यहां क्यों? उसने और भी ज्यादा रफ्तार धीमी कर दी। दूरी कम हो रही थी। वर्दी पहने हुए आदमियों में से एक खड़ा हुआ और उसे रुकने का इशारा किया। और उसी पल पूजा की छाती में जो बेचैनी थी वह पूरी तरह से सतर्कता में बदल गई। ट्रक धीमा हुआ और सड़क के किनारे पूरी तरह से रुक गया। दूर से दिखाई देने वाली छोटी चौकी अब स्पष्ट थी। यह प्लाईवुड की दीवारों और टिन की छत से बनी इमारत थी, जिसके सामने 2 लकड़ी की बेंच और अंदर एक पुरानी मेजस थी। कोई आधिकारिक साइन बोर्ड नहीं था। बस एक कपड़े पर नियमित जांच लिखा हुआ था, जो टेढ़ा लगा हुआ था। कुछ वर्दी पहने हुए आदमी आराम से खड़े थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई फोन स्क्रॉल कर रहा था। माहौल किसी आधिकारिक ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक था। पूजा ने ट्रक की खिड़की का शीशा नीचे किया। उनमें से एक आदमी पास आया। वह लगभग 6 फीट 5 इंच लंबा था। उसका शरीर किसी लड़ाके की तरह विशाल था और उसकी आस्तीनें उसकी गठीली मांसपेशियों को कसकर पकड़े हुए थीं। वह बिना मुस्कुराए पास आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसकी आवाज गहरी और धीमी थी। नमस्ते। कागजात दिखाएं, मैडम। पूजा ने इंदिरा का ड्यूटी लेटर उसे दिया। आदमी ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया और जल्दी से कागजात पर एक नजर डाली। कहाँ जा रही हो? रुद्रपुर जिला, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री पहुंचाने। पूजा ने संक्षिप्त जवाब दिया। अकेले? हाँ। आदमी ने सिर उठाया और पूजा को एक सपाट नजर से देखा। मेरा नाम दरोगा सुनील है। कृपया नीचे उतरें। हमें चौकी के अंदर जांच करनी होगी। उसकी आवाज में अनुरोध नहीं था, यह विनम्रता में लपेट कर दिया गया आदेश था। पूजा ने केबिन को लॉक किया, नीचे उतरी और सुनील के पीछे पीछे छोटी चौकी में चली गई। अंदर की हवा घुटी हुई थी, पसीने और सिगरेट के धुएं से भरी हुई थी। वर्दी पहने 2 अन्य आदमी अंदर बैठे थे, जो बिना कुछ कहे पूजा को देख रहे थे। सुनील मेज के पीछे बैठ गया, दस्तावेजों को पुरानी प्लाईवुड की सतह पर रखा और पूजा को देखा। पूरा ट्रक भरा हुआ है। हाँ, राहत सामग्री, बच्चों का दूध, दवाएं, सब शरणार्थियों के लिए है। कोई एस्कॉर्ट नहीं है। कागजात आधिकारिक हैं, सब कुछ पूरा है। इंदिरा का सीधा आदेश। सुनील अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। पूजा को सिर से पैर तक देख रहा था। तुम्हारी जैसी महिलाएं अक्सर अकेले ट्रक चलाती हैं। पूजा ने खुद को रोका। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करती हूं। यह मेरे पिता की कंपनी है। और हाँ, मैं अकेले गाड़ी चलाती हूं। सुनील धीरे से हंसा। उसकी आवाज में मजाक था। काफी हिम्मत वाली हो। पूजा ने घूमकर इस अनावश्यक बातचीत को समाप्त करना चाहा, लेकिन चौकी के बाहर उसे पता नहीं था कि 2 अन्य आदमी पहले ही ट्रक के पीछे चले गए थे। बिना किसी आवाज के उन्होंने पिछले दरवाजे का ताला खोल दिया। जब पूजा अंदर सवालों के जवाब देने में व्यस्त थी, बाहर माल का आधा हिस्सा जल्दी और व्यवस्थित तरीके से एक अन्य कार में स्थानांतरित किया जा रहा था, जो चौकी से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। चौकी के अंदर का कमरा भट्टी जैसा लग रहा था। पूजा मेज के सामने सीधी खड़ी थी। उसकी ग्रे टी शर्ट का पिछला हिस्सा पसीने से भीगने लगा था। सुनील आराम से बैठा था। तुम क्यों लेकर आई? पुरुष ड्राइवर कहाँ गए? वे सब शहर से बाहर हैं। और हाँ, मैं खुद ही गाड़ी चलाती हूँ। सुनील मुस्कुराया। उसकी आवाज अब परेशान करने वाली लगने लगी थी। यह थोड़ा अजीब है। एक युवा महिला ट्रक चला रही है इस रास्ते से और सहायता सामग्री पहुंचा रही है। डर नहीं लगता? किस बात का डर? मेरे पास सभी कागजात हैं। यह इंदिरा का आधिकारिक काम है। ठीक यही बात है, सुनील ने कहा। अगर यह आधिकारिक है तो एस्कॉर्ट क्यों नहीं है? इतनी सारी मदद अकेले क्यों भेजी जा रही है? एस्कॉर्ट को केल नान बड़े पाता। हाँ, एस्कॉर्ट को केल नान। पूजा को अब यह सब अजीब लगने लगा। सवाल बहुत ज्यादा थे, बहुत गहरे थे
और सुनील का लहजा प्रक्रियाओं की जांच करने के बजाय कोई कमी ढूंढने जैसा लग रहा था। उसने बिना मुस्कुराए सीधे सुनील की आंखों में देखा। अगर आपको कुछ भी सत्यापित करना है, तो आप सीधे एंड्रा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर दस्तावेज में है। सुनील ने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और धीरे से हंसा, जैसे इस बातचीत का मजा ले रहा हो। शांत हो जाओ मैडम, हम तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम बस सतर्क हैं। हाल ही में बहुत सारी राहत सामग्री गायब हो गई है, इसलिए मैंने कार्गो को मजबूती से बंद कर दिया है, पूजा ने तुरंत कहा। और मैं वितरण केंद्र तक पहुंचने से पहले इसे नहीं खोलूंगी। सुनील चुप रहा, फिर अपनी उंगली से मेजे को धीरे धीरे थपथपाने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो जिसे वह बोल नहीं रहा था। बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हें दस्तावेज वापस करता हूं, उसने कहा। पूजा ने धीरे से सिर हिलाया और बाहर निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे तक कदम बढ़ाया, उसने सुनील के पीछे बैठे एक पुलिसकर्मी को धीमी, जानबूझकर सुनाई देने वाली आवाज में कहते सुना, यह लड़की स्मार्ट हो सकती है, लेकिन नासमझ है। पूजा ने अनसुना करने का नाटक किया, लेकिन वह वाक्य उसके दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज हो गया। वह एक गहरी सांस लेकर चौकी से बाहर निकली। अजीब सा एहसास और भी बढ़ता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके ट्रक के पीछे ताला खुल चुका था और वह सहायता सामग्री, जिसकी वह इतनी लगन से रक्षा कर रही थी, चुपचाप दूसरे हाथों में जा रही थी। बाहर सड़क पर गर्मी और बढ़ गई थी। कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। सन्नाटा था। झाड़ियों से झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पूजा के सफेद कार्गो ट्रक के पीछे दो गहरे खाकी वर्दी वाले आदमी तेजी से और कुशलता से काम कर रहे थे। उनमें से एक के पास एक यूनिवर्सल चाबी थी। कुछ ही सेकंड में उसने ट्रक का पिछला ताला खोल दिया। दूसरा आदमी कुछ मीटर दूर खड़ी एक काली वैन के पास गार्ड दे रहा था। उस वैन पर कोई आधिकारिक नंबर प्लेट नहीं थी, कोई संस्था का स्टिकर नहीं था। यह एक साधारण, बिना पहचान वाला वाहन था। वे बिना बात किए काम कर रहे थे। उनकी हरकतें प्रशिक्षित थीं। चावल और बच्चों के दूध के कार्टन तुरंत उठाए गए और काली वैन में डाल दिए गए। दवाओं के कार्टन भी खींचकर उसमें फेंक दिए गए। कुछ सील तोड़ दी गईं और कुछ को बरकरार रखा गया ताकि माल ऊपर से भरा हुआ लगे। उन्होंने माल का केवल ऊपरी हिस्सा लिया, जिससे यह बाहर से भरा हुआ लगे। उनमें से एक ने चौकी की ओर देखा। अभी सुरक्षित है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। वे चोरी किए गए माल को वैन में बिना ज्यादा आवाज किए व्यवस्थित कर रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। वैन का दरवाजा भी धीरे से बंद किया गया, लगभग बिना आवाज के। जब चोरी का माल पर्याप्त हो गया, तो उनमें से एक ने पूजा के ट्रक का दरवाजा वापस बंद कर दिया। उसने उसे वापस से उसी स्थिति में बंद कर दिया, जैसे उसे छुआ ही न गया हो। इस बीच काली वैन धीरे धीरे पीछे हटी और सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ की छाया में चली गई। बाहर से कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा था। ट्रक सही सलामत दिख रहा था। सड़क खाली थी और चौकी के अंदर पूजा अभी भी सीधी खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि जिस सहायता सामग्री की वह रक्षा कर रही थी, उसका आधा हिस्सा बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। कुछ मिनट बाद चौकी का दरवाजा खुला। पूजा पहले बाहर निकली। उसके पीछे सुनील आया, जिसने उसके दस्तावेज वापस दिए। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। रुद्रपुर का रास्ता थोड़ा सुनसान है, कहीं भी मत रुकना। पूजा ने दस्तावेज लिए, उन्हें जल्दी से जांच की और उन्हें एक प्लास्टिक फोल्डर में डाल दिया। उसने सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं चलती हूं। बिना किसी संदेह के पूजा वापस ट्रक के केबिन में चढ़ गई। उसने इंजन स्टार्ट किया, शीशे की स्थिति ठीक की और रेडियो फिर से चालू कर दिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, चौकी के सामने खड़े पुलिसकर्मियों को पार करते हुए। उनमें से कुछ ने हाथ हिलाया। उनकी मुस्कान झूठी थी, लेकिन किसी को भी धोखा देने के लिए काफी थी, जिसे पता न हो कि अभी अभी क्या हुआ था। पूजा को राहत महसूस हुई। जांच खत्म हो गई थी। उसके कागजात वैध थे, कोई समस्या नहीं थी। वह वापस सड़क पर ध्यान केंद्रित करने लगी। उसके दिमाग में उसका नेक काम अब आधा पूरा हो चुका था। अब बस राहत सामग्री को शिविर तक पहुंचाना और घर वापस लौटना था। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपने चेहरे पर गर्म हवा का मजा लिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शाम से पहले पहुंच जाऊंगी, उसने गियर बदलते हुए बुदबुदाया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे का आधा माल गायब हो चुका था। ट्रक में कोई अजीब कंपन नहीं था, कोई संकेत नहीं था जो उसे शक दिलाता। सामने के छेद से माल का ढेर अभी भी घना लग रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
जो असामान्य था, वह अदृश्य था और वह उसके रोके बिना हो चुका था। सड़क फिर से सुनसान हो गई। पूजा हल्के मन से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अनजाने में वह उम्मीदों से भरे एक शिविर की ओर एक आधा खाली ट्रक चला रही थी। दोपहर लगभग 3 बजे पूजा आखिरकार शरणार्थी शिविर के आंगन में पहुंची। यह स्थान पंचायत भवन के प्रांगण में था, जिसे सहायता वितरण केंद्र में बदल दिया गया था। मैदान के किनारे कुछ आपातकालीन टेंट खड़े थे और दर्जनों लोग तिरपाल के नीचे बैठे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नारंगी रंग की जैकेट पहने स्वयंसेवक तुरंत पूजा के ट्रक के रुकते ही उसके पास पहुंचे। पूजा ने इंजन बंद किया, केबिन से उतरी और पीछे का दरवाजा खोला। उसने लॉगबुक निकाली और अंतिम डेटा से मिलान किया। जैसे ही कार्गो दरवाजा खुला, 3 स्वयंसेवक माल को हटाना शुरू करने के लिए ट्रक में चढ़ गए। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक स्वयंसेवक माथे पर बल डालकर नीचे उतरा। मैडम, माफ करना, क्या यही कुल मात्रा है? पूजा तेजी से मुड़ी। मतलब? यह तो उस सूची का आधा लग रहा है जो आमतौर पर यहां भेजी जाती है। चावल आधा ही बचा है और इंस्टेंट नूडल्स भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। पूजा तुरंत ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ी और खुद जांच की। कार्टन का ढेर वास्तव में सामान्य से कम था। बीच का हिस्सा खाली था। बच्चों के दूध के कुछ कार्टन, जो 2 पंक्तियों में होने चाहिए थे, सिर्फ एक पंक्ति में थे। उसने लॉगबुक खोली और अंतिम वितरण रिकॉर्ड से मिलान किया। असंभव, उसने धीरे से कहा। मैंने इसे आज सुबह पूरा भरा था। सब रिकॉर्ड के अनुसार था। एक स्वयंसेवक ने लॉगबुक में देखा। अगर रिकॉर्ड यह कहता है तो कुछ रास्ते में गायब हो गया होगा मैडम, या शायद गोदाम में ही। गोदाम से असंभव, पूजा ने तुरंत टोक दिया। मैंने खुद माल लोड किया था और मैंने खुद ताला लगाया था। वह धीरे से ट्रक के पिछले हिस्से से नीचे उतरी। उसका चेहरा अब गंभीर हो गया था। उसकी आंखें दूर देख रही थीं, लेकिन उसका दिमाग अब पहले ही पीछे चला गया था। उस सड़क पर स्थित चौकी पर, सुनील पर, पूछताछ में खोए हुए समय पर, कहीं वह। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसके होंठ कसकर बंद हो गए थे, लेकिन उसकी जबड़े भिंच गए थे। वह स्वयंसेवकों के सामने हंगामा नहीं करना चाहती थी। सहायता अभी भी वितरित की जानी थी। वह बचे हुए माल के लिए जिम्मेदार थी। अभी जो है, उसे उतारो। मैं बाद में दोबारा जांच करूंगी। पूजा ने स्वयंसेवकों को ट्रक से एक एक करके कार्टन उतारने में मदद की। उठाए गए हर कार्टन ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया कि यह कोई लॉजिस्टिक्स की गलती नहीं थी। यह एक सुनियोजित, व्यवस्थित चोरी थी और वह जानती थी कि उसे किसके पास जाना है। पूजा ट्रक के बगल में खड़ी थी, कार्टन उतारने में मदद कर रही थी। उसके हाथ तेज थे, उसका शरीर तेजी से हिल रहा था, लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। आसपास के स्वयंसेवकों को कोई शक नहीं था। उनके लिए पूजा सिर्फ सहायता पहुंचाने वाली एक सामान्य ड्राइवर थी। किसी को नहीं पता था कि उसके सीने में गुस्सा भर रहा था। ट्रक से उतारा गया हर कार्टन उसकी दृढ़ता को मजबूत कर रहा था। वह अपने दिमाग में चुपचाप गिनती कर रही थी। इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन गायब, बच्चों के दूध के 2 कार्टन गायब, चावल के दर्जनों किलो नहीं थे। जो सील उसने सुबह खुद लगाई थी, उनमें से कुछ भी नहीं थी। दरवाजा मजबूती से बंद था, लेकिन अंदर के माल में हेरफेर किया गया था। पूजा ने गहरी सांस ली। उसने कुछ नहीं कहा, न विरोध किया, न किसी को दोष दिया, लेकिन उसके कसते हुए जबड़ों से यह स्पष्ट था कि वह कुछ बड़ा दबा रही थी। उसकी निगाहें सीधी थीं, लेकिन उसका दिमाग सड़क के किनारे की छोटी सी चौकी पर वापस चला गया था। सुनील का ठंडा चेहरा, उसके आदमियों का अत्यधिक शांत व्यवहार, यह उनका काम था। उसने मन ही मन सोचा। सुनील और उसके आदमियों ने पूछताछ के दौरान माल खोला। वह लगभग अपने दांत पीस रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अभी भड़कने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बचा हुआ माल शरणार्थियों तक पहुंचना चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि लोग आपदा और चोरी के कारण दोबारा पीड़ित हों। एक स्वयंसेवक उसकी ओर मुड़ा। मैडम, यह आखिरी है ना? हम बचे हुए को आज शाम वितरित कर सकते हैं। पूजा ने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। वह मुड़ी और ट्रक के सामने की ओर चली गई। उसका चेहरा अब गर्म हो रहा था, लेकिन यह सूरज की वजह से नहीं था। यह वह गुस्सा था जिसे बहुत देर तक दबाया गया था। केबिन की ओर उसका हर कदम एक निर्णय की ओर कदम था। वह इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। केबिन का दरवाजा खुल गया। पूजा स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की,
फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसका मन बना चुका था। कुलेन के पास की बात करें, बहुत हान साल लौट को 5 साल, मैं वापस वहीं जा रही हूं। उसने सपाट स्वर में बुदबुदाया। और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे जवाब दें। बिना समय बर्बाद किए पूजा ने ट्रक स्टार्ट किया। उसने किसी से बात नहीं की, स्वयं सेवकों को अलविदा नहीं कहा, कुछ नहीं समझाया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका लक्ष्य कहाँ था। उसका हाथ कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी आंखें तेज थीं, उस सड़क पर टिकी थीं जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही पार किया था। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य माल पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य टकराव था। ट्रक सामान्य से ज्यादा तेजी से चला। उसने संकरी सड़कों को फिर से पार किया। उसने बिना किसी झिझक के मोड़ लिए। रेडियो पर कोई संगीत नहीं था। केबिन में इंजन की गूंज और उसकी अपनी भारी सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पूजा न डरी हुई थी, न हिचकिचा रही थी। अब केवल गुस्सा और एक ही संकल्प बचा था, उन्हें जिम्मेदार ठहराना। जैसे ही सूरज अपने उच्चतम बिंदु से नीचे उतरने लगा, पेड़ों की छाया डामर पर लंबी होने लगी। मोड़ पर आखिरकार छोटी चौकी फिर से दिखाई दी। दूर से जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका खून खौल उठा। सुनील और उसके आदमी चौकी के सामने आराम से बैठे सिगरेट पी रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, जैसे उन्होंने जो किया वह बस एक नियमित काम हो। पूजा ने ट्रक को धीमा किया और चौकी के ठीक सामने अचानक रोक दिया। एयर ब्रेक जोर से चीखे। उनमें से कुछ मुड़े। सुनील का एक आदमी ट्रक को पहचानकर आंखें सिकोड़ने लगा। केबिन का दरवाजा जोर से खुला। पूजा तेजी से नीचे उतरी। उसके कदम स्थिर थे। उसका चेहरा ठंडा था। उसकी जबड़े कस गए थे और उसकी आंखें सीधे सुनील पर टिकी थीं, जो लाइटर से खेलता हुआ पीछे बैठा था। सुनील ने एक नजर डाली और धीरे से हंसा। तुम वापस आ गई, मैडम, उसने एक ऐसे लहजे में कहा जैसे किसी पुराने मेहमान का स्वागत कर रहा हो। क्या कुछ भूल गई? पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उनसे सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर रुकी। बढ़ते तनाव में हवा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसने बिना मुस्कुराए सुनील को घूरा। मेरा माल चोरी हो गया, उसने सपाट स्वर में कहा। मेरे ट्रक का आधा माल गायब है और आज मैं सिर्फ एक ही जगह से गुजरी हूं, इस चौकी से। सुनील के कुछ आदमी तुरंत खड़े हो गए। माहौल बदल गया। उनकी हंसी गायब हो गई, लेकिन सुनील बैठा रहा। उसने पूजा को निडरता से देखा। उसके होंठ एक तरफ खिंचे हुए थे। अरे वाह, यह तो गंभीर आरोप है, सुनील ने जवाब दिया। क्या कोई सबूत है? शब्दों का खेल मत खेलो। जब मैं पूछताछ के लिए अंदर थी, तब तुम लोगों ने मेरा ट्रक खोला। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सुनील जोर से हंसा। इस बार जानबूझकर। वह धीरे से खड़ा हुआ। उसका शरीर पूजा के सामने लंबा खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वह अभी भी नहीं हिला। तो अगर हमने ले लिया तो तुम क्या करोगी? पूजा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें टिकी रहीं। मैं कहती हूं कि तुम अभी सब कुछ वापस कर दो। चौकी के सामने का माहौल अचानक शांत हो गया। तनाव हवा में लटक रहा था। कुछ गुजरने वाले ड्राइवर अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने लगे। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी और यह अभी खत्म नहीं हुई थी। पूजा सुनील के सामने सीधी खड़ी थी। उनके बीच 2 मीटर से भी कम दूरी थी। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी जबड़े कस गए थे और उसकी दोनों मुट्ठियां शरीर के किनारे भींच गई थीं। उसके पीछे ट्रक अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था, इंजन चल रहा था। उसके सामने वर्दी पहने 4 आदमी खड़े थे। कुछ सतर्क दिख रहे थे, लेकिन सुनील अभी भी आराम से था, जैसे इस स्थिति का आनंद ले रहा हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम यहां आई और हमने तुम्हारा आधा राहत सामग्री चुरा लिया, पूजा ने कहा। सुनील थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंसा। एक अप्राकृतिक हंसी, जानबूझकर ऊंची और मजाक से भरी हुई। हंसते हुए उसने अपने पीले दांतों की एक कतार दिखाई, फिर पूजा की ओर इशारा किया, जैसे वह सड़क पर एक विदूष का मजाक उड़ा रहा हो। अगर हां, तो क्या तुम किसे रिपोर्ट करोगी? पुलिस स्टेशन जाओगी? वहां भी मेरे ही दोस्त हैं। उसका एक आदमी भी हंसा, लेकिन बाकी के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखने लगी। वे जानते थे कि अगर यह मामला बहुत आगे बढ़ा तो यह मुसीबत बन सकती है। लेकिन सुनील को परवाह नहीं थी। वह बहुत लंबे समय से कानून से अछूता महसूस कर रहा था। पूजा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, फिर आधा कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज एक स्तर ऊपर चली गई। चिल्लाहट नहीं, बल्कि दृढ़ और सीधे दिल में वार करने वाली।
वह आपदा राहत सामग्री थी। जमीन पर सो रहे छोटे बच्चों के लिए, दवाएं खत्म होने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए। और तुम लोगों ने वह सब ऐसे ले लिया जैसे वह तुम्हारा हो। सुनील ने हंसना बंद कर दिया। उसने नाक से सांस छोड़ी और अपनी छाती फुला ली। बकवास मत करो मैडम। यह दुनिया निष्पक्ष नहीं है। जो मजबूत है वही खाता है, कमजोर को किनारे हटना पड़ता है। तुम कौन हो? एक महिला ट्रक ड्राइवर सिकन आप नहीं थी। एनएलएल कमने का आप तयगा वो हम साथ ही एन डेट हाथ। एक लॉजिस्टिक्स बॉस की बेटी। तुम क्या करोगी? मैं महिला हूं या नहीं? पूजा ने पलटकर वार किया। मैं वर्दी पहने हुए चोरों को देखकर चुप नहीं रहूंगी। पूजा के शब्दों ने माहौल को और गर्म कर दिया। सड़क के पार कुछ नागरिक इकट्ठा होने लगे। कुछ रुककर अपने जूते के फीते बांधने का नाटक कर रहे थे। कुछ ने चुपके से अपने बैग के पीछे से फोन का कैमरा ऑन कर दिया। लेकिन पूजा ने आसपास किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ सुनील पर था। सुनील एक कदम आगे बढ़ा। अब वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसका शरीर विशाल था। उसके कंधे ट्रक के दरवाजे जितने चौड़े थे। लेकिन पूजा 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। बस, मैडम, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और अगर तुम नहीं सुधरी तो हम तुम्हें भी उस सामान की तरह गायब कर सकते हैं जिसे तुम ढूंढ रही हो। पूजा की सांसें भारी होने लगीं, लेकिन उसकी आंखें टिकी रहीं। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी। अगर इस जगह पर लड़ना जरूरी है तो इसे अभी शुरू होने दो। सुनील एक कदम और पास आया। उसका चेहरा अब पूजा से 1 इंच की दूरी पर था। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसका मुंह मुस्कुरा रहा था। और जब उसने अपना मुंह खोला तो जो शब्द बाहर आए वे केवल भड़काने वाले नहीं थे, बल्कि सीधे उसके सम्मान पर हमला थे। तुम्हारी जैसी महिलाओं को ट्रक चलाने की अनुमति मिल गई, यही बहुत है। मर्दों के मामलों में दखल मत दो। सिंचल मैंने वादा। पूजा ने तुरंत पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी बाहों की मांसपेशियां तन गईं। उसकी जबड़े लॉक हो गईं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन यह डर से नहीं था। वह इस तरह के अपमान पर भागने वालों में से नहीं थी। उसने इस तरह के व्यवहार काफी झेला था, लेकिन इस बार यह अलग था। सुनील के शब्दों ने कुछ गहरा जगा दिया था। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह उसके हर उस चीज का अपमान था जिसके लिए वह खड़ी थी। वह ट्रक सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स वाहन नहीं था, वह जिम्मेदारी थी, वह ईमानदारी थी। और जो आदमी उसके सामने खड़ा था, वह इस देश की सड़ी हुई व्यवस्था का प्रतीक था, अभिमानी, शक्तिशाली और अछूत महसूस करने वाला। सड़क के पार देखने वाले कुछ लोग फुसफुसाने लगे। वे देख सकते थे कि पूजा चुप थी, लेकिन उसका शरीर एक दबे हुए स्प्रिंग जैसा था। तनाव बढ़ गया। सुनील के आदमी बाएं दाएं देखने लगे, बढ़ते खतरे को भांपते हुए। पूजा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुनील के चेहरे पर टिकी थीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं एक महिला हूं तो मैं छुप रहूंगी? तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। सुनील फिर से हंसा, लेकिन इस बार उतना जोर से नहीं। उसकी आवाज में छिड़ थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका विरोधी बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसने अगल बगल देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत तो है, लेकिन ऐसी हिम्मत तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। पूजा धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोली, अगर मुझे पछताना पड़े तो मैं तुम्हारी तरह के लोगों से लड़ने के लिए पछताना पसंद करूंगी, न कि डरपोक बनकर चुप रहने के लिए। चुप्पी। 1 सेकंड, 2 सेकंड। फिर सुनील ने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई, तो हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकती हो। और उसी पल पूजा की सीमा टूट गई। तनाव 1 सेकंड में टूट गया। तनाव 1 सेकंड में टूट गया। पूजा ने बिना किसी संकेत या तैयारी के पहले हरकत की। उसका हाथ तेजी से सुनील के एक आदमी के चेहरे की ओर बढ़ा, जो बहुत पास खड़ा था। एक जोरदार वार ने उस आदमी की ठोड़ी को बगल से मारा। उसका शरीर लड़खड़ाया और डामर पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सुनील को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वर्दी पहने 3 आदमी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अब कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का नाटक नहीं किया। उनके चेहरे पर लड़ाई के लिए तैयार होने का भाव था, लेकिन पूजा नहीं डरी। उसके पैर तेजी से चले, उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं। उनमें से एक ने बाईं ओर से मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन पूजा झुक गई और उसकी छाती पर जोर से कोहनी मारी। वह आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पूजा घूम गई और उसके घुटने पर किनारे से लात मारी।
वह आदमी लड़खड़ाया और फिर सीधे उसके चेहरे पर एक सीधा मुक्का मारा गया। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। सड़क के किनारे खड़े लोग पीछे हट गए। कुछ लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह बदला था। और पूजा जरा भी नहीं हिचकिचाई। सुनील आखिरकार हरकत में आया। उसने अपने खड़े बचे हुए आदमी को खींचा और उसे एक तरफ धकेल दिया। पीछे हट जाओ, मैं इसे संभालूंगा। पूजा सीधी खड़ी थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें केंद्रित थीं। 3 आदमी पहले ही जमीन पर थे। एक खड़ा नहीं हो पा रहा था, दूसरा पसलियों को पकड़कर खांस रहा था और आखिरी अपनी नाक से बहते खून को पोंछ रहा था। लेकिन अब सबका ध्यान 2 लोगों पर था, पूजा और सुनील पर। सुनील ने अपनी वर्दी की शर्ट के बटन एक एक करके खोले, उसे पूरी तरह से उतार दिया और जमीन पर फेंक दिया। उसका शरीर विशाल था। उसकी बाईं बांह पर एक बड़ा गोल टैटू था। उसने अपनी पैंट को आधा ऊपर मोड़ लिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आंखें पूजा को घूर रही थीं। तुमने खुद लड़ाई मोल ली है, मैं इसे खुद निपटाऊंगा। पूजा ने अपनी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगी तो तुम मुझे नहीं जानते। बिना किसी और चेतावनी के द्वंद्व शुरू हो गया। तीनों आदमी गिर चुके थे। आसपास के नागरिकों की निगाहें उत्सुकता से डर में बदल गईं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ पीछे हट गए, कुछ अपनी बाइकों के पीछे से देख रहे थे और कुछ चुपचाप दूर से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सुनील खड़ा था। अब वह नहीं हंस रहा था। उसके चेहरे पर से घृणित मुस्कान गायब हो गई थी। जो बचा था वह उस व्यक्ति का खालीपन था जो हिंसा से संघर्ष को हल करने का आदी था। उसका शरीर विशाल था। उसकी मांसपेशियां पत्थर जैसी कठोर थीं और उसकी बाईं बांह से उसकी पीठ तक एक गहरा काला टैटू लिपटा हुआ था। उसकी बाईं छाती पर एक पुराना निशान था। पूजा ने बिना पलक झपकाए सब कुछ देखा। सुनील धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हर कदम जमीन पर एक छोटी सी धमक की तरह लग रहा था। वह कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। लेकिन उसकी आभा बता रही थी कि वह रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल देगा। वह एक तेज लड़ाका नहीं था, वह एक विध्वंसक था। तुम मरने आई हो, है ना? सुनील ने सपाट स्वर में कहा। पूजा टस से मस नहीं हुई। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें सुनील पर टिकी थीं। उसका दायां हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। बचाव की स्थिति में उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। हवा जम गई थी। हवा के सरसराहट और तेज होती दिल की धड़कन के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि बड़ा शरीर तुम्हें अछूत बनाता है, तो कोशिश करके देख लो, पूजा ने दृढ़ता से कहा। सुनील ने पहले वार किया। उसकी मुट्ठी कसकर पूजा के सिर की ओर बढ़ी, लेकिन पूजा झुक गई, एक तरफ बढ़ी और सुनील के घुटने के किनारे पर लात मारकर पलटवार किया। यह वार उसे गिराने के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसे एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील की निगाहें बदल गईं। अब वह जानता था कि उसका विरोधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। असली लड़ाई शुरू हो गई। द्वंद्व तुरंत भड़क उठा। पूजा और सुनील बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे पर हमला करने लगे। मुक्के भिड़े, कदम आगे बढ़े और कोई भी वार रोकने वाला नहीं था। यह कोई सामान्य मुक्केबाजी नहीं थी। यह बहुत अलग उद्देश्यों वाले 2 लोगों के बीच का द्वंद्व था। एक ईमानदारी की रक्षा कर रहा था, दूसरा अहंकार और शक्ति की रक्षा कर रहा था। सुनील ने कच्ची ताकत से हमला किया। उसका हर मुक्का हथौड़े जैसा था। एक मुक्का चूक गया और चौकी के लकड़ी के खंभे से टकराया, जिससे उसमें दरार आ गई। लेकिन पूजा ताकत पर निर्भर नहीं थी, वह गति और तकनीक पर निर्भर थी। वह झुकती, घूमती और सटीक तरीके से सुनील की पसलियों पर कोहनी मारती। विशाल शरीर एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। उनके जूतों के कठोर जमीन से टकराने से धूल उड़ गई। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। पूजा बचती, हमला करती और फिर घूम जाती। इसके विपरीत सुनील दबाव डालता रहा, वार करता रहा, जैसे उसे सब कुछ खत्म करने के लिए बस एक साफ मुक्के की जरूरत थी। कुछ नागरिक जो बस गुजर रहे थे, अब रुक गए और पेड़ों या अपनी बाइकों के पीछे से देखने लगे। किसी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। कुछ चुपके से अपने फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसे व्यक्ति के बीच की असली लड़ाई थी जो एक जिम्मेदारी उठा रहा था, और उस शक्ति के सड़े हुए चेहरे के बीच की लड़ाई थी जिसने कानून का रूप ले लिया था।
पूजा को कंधे पर एक मुक्का पड़ा। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन वह वापस खड़ी हो गई। उसने अपने होंठों के कोने से खून थूका और फिर से आगे बढ़ी। सुनील ने अपना बायां हाथ घुमाया, लेकिन पूजा बच गई और उसके घुटने पर जोर से लात मारी। सुनील का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने पूजा के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचा। पूजा जमीन पर गिर गई, लेकिन तुरंत उठी और अपने दाएं कंधे से सुनील के पेट पर सिर मार दिया। सुनील भड़क गया। तुम बहुत जिद्दी हो। पूजा की सांसें उखड़ रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं झुक जाऊंगी? गलत समझा। लड़ाई तेज हो गई। पसीना पूजा की टी शर्ट को भिगो रहा था और सुनील की कनपटी से खून बहना शुरू हो गया था। दोनों चोटिल थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा था। धूल और गर्मी के बीच एक बात स्पष्ट थी। यह ताकत की बात नहीं थी, बल्कि यह बात थी कि आखिर तक कौन खड़ा रहने को तैयार था। सुनील का आखिरी मुक्का दाईं ओर से आया, क्रूर और बिना किसी समझौते के। मुक्का पूजा के जबड़े पर जोर से लगा, जिससे उसका शरीर कई मीटर पीछे उछल गया। वह अपने ही कार्गो ट्रक के सामने के किनारे से जोर से टकराई। उसका सिर धातु की प्लेट से टकराया और उसका शरीर एक फेंक दिए गए गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। कनपटी फट गई थी। होंठों का कोना फट गया था। सूजन तेजी से बढ़ रही थी, जिससे उसकी आंखें लगभग बंद हो गई थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी हिल रही थी। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। एक हाथ जमीन पर टिका हुआ था। उसके घुटने शरीर का भार संभालने के लिए कांप रहे थे। सुनील नफरत से भर चुका था। वह पूजा के ऊपर खड़ा हो गया। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें भारी थीं। उसने पूजा के सिर के बगल में जमीन पर थूका और फिर बिना किसी भावना के बोला, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो जब अंजाम झेलने की ताकत न हो। वह घूम गया और बिना पीछे देखे चला गया। उसके जो आदमी अभी भी खड़े हो सकते थे, वे बस देखते रहे। दूर से देखने वाले कुछ नागरिकों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। वे सुनील को जानते थे। वे जानते थे कि बीच में पड़ने वालों का क्या हो सकता है। सुनील और उसके आदमियों को ले जा रही गश्ती वैन धीरे धीरे दूर चली गई। पहियों से उड़ती धूल ने सड़क को एक पल के लिए ढक दिया। खिड़की से सुनील ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी, संतुष्टि की नहीं, बल्कि इस विश्वास की कि कोई उसे छू नहीं सकता। काली वैन भी चल पड़ी। कोई पुलिस प्लेट नहीं, कोई आधिकारिक प्रतीक नहीं, लेकिन वे एक साथ चले। उनका तालमेल बहुत सही था, बहुत सहज था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने यह कई बार किया है। हवा में बस धूल, डामर की गर्मी और पसीने में मिला खून की हल्की गंध रह गई थी, लेकिन एक और ज्यादा तेज गंध थी। सड़े हुए सिस्टम की गंध, जो इतने लंबे समय से आधिकारिक मेजों, वर्दी के प्रतीकों और जनता के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं के पीछे छिपी हुई थी। पूजा का ट्रक अभी भी चल रहा था। इंजन धीरे धीरे हिल रहा था। चाबियां अभी भी लगी हुई थीं, लेकिन किसी में भी पास जाकर उसे बंद करने की हिम्मत नहीं थी। सब चुप थे। पूजा जमीन पर पड़ी थी, लेकिन यह शांतिपूर्ण नींद नहीं थी। यह खतरे में सोना था, और जब वह उठेगी तो वह सिर्फ बदला लेने की भावना नहीं लाएगी, बल्कि शायद एक मिशन भी लाएगी। पूजा का शरीर असहाय पड़ा था। उसका चेहरा एक तरफ था। उसका दायां गाल धूल भरी गर्म जमीन से चिपका हुआ था। उसकी कनपट्टी से खून धीरे धीरे टपक रहा था। उसकी सांसें भारी और रुक रुक कर चल रही थीं। लेकिन चेतना खोने से ठीक पहले के उन अंतिम सेकंडों में उसकी आधी खुली आंखें कुछ पकड़ पाईं। सुनील घूम रहा था। उसकी दाहिनी बांह पूरी तरह से खुली थी, क्योंकि उसने अपनी शर्ट उतार दी थी। ठीक उसकी बाइसेप्स के ऊपर एक छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा था। वह लोगो परिचित नहीं था। वह कोई आधिकारिक पुलिस प्रतीक नहीं था। पूजा यह बात निश्चित रूप से जानती थी। उसने वर्षों से सड़क पर असली पुलिस की वर्दी देखी थी। यह लोगो अलग था। काला त्रिकोण और लाल घेरा, उसके अंदर एक रेखा, एक अजीब और संदिग्ध प्रतीक। पूजा ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन उस छवि को अपने दिमाग में संग्रहित करने के लिए काफी स्पष्ट थी। वह छोटा सा विवरण अचानक उसके शरीर की चोटों से ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उसने अपनी नजर थोड़ी हटाई। सड़क के पार काली वैन झाड़ियों के पीछे खड़ी थी। वही वैन जो उसने पुलिस चौकी पर संक्षेप में देखी थी। कोई आधिकारिक लोगो नहीं, कोई विशेष प्लेट नहीं, बस एक साधारण वाहन, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी संस्थान का नहीं।
वह वैन जिसका इस्तेमाल उन्होंने मेरा माल लेने के लिए किया, पूजा ने अर्धचेतन अवस्था में सोचा। उस वैन का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कार्टन का एक ढेर दिखाई दे रहा था। उनका साइज, रंग और आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा पूजा ने आज सुबह लोड किया था। पूजा का दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, कमजोर, लेकिन उसकी लय किसी अलार्म जैसी थी। यह केवल सुनील का काम नहीं था, यह संगठित था। एक पलक झपकने के बाद दुनिया अंधेरी होने लगी। आवाजें कम होने लगीं, दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो गई। लेकिन एक बात पूजा के दिमाग में सब कुछ खत्म होने से पहले स्पष्ट रूप से रह गई थी। वह लोगो, वह वैन, और कौन वास्तव में उनके पीछे खड़ा था। अंधेरा, लेकिन पूजा का दिमाग अब पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। अर्धचेतन अवस्था में उसकी चेतना, वास्तविकता और यादों के बीच तैर रही थी। उसके दिमाग में घटना के टुकड़े तेजी से घूम रहे थे। सुनील का चेहरा, उसकी बांह पर अजीब लोगो, गायब हुए कार्टन और बिना पहचान वाली काली वैन। फिर एक वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह आया। यह लड़ाई से नहीं था, बल्कि सुबह जाने से पहले का था। एंडा के एक स्टाफ ने जल्दबाजी में डिलीवरी दस्तावेज सौंपते हुए कहा था, एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है मैडम, सड़क सुरक्षित है। हमें बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जल्दी पहुंच सके। उस समय पूजा ने कुछ अजीब नहीं सोचा था, लेकिन अब लगभग लकवाग्रस्त शरीर की स्थिति में उसके बचे हुए विचार उन विवरणों को दोहरा रहे थे जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। मुझे ही क्यों भेजा गया? कोई फील्ड अधिकारी क्यों नहीं था? मुझे उस सुनसान राज्य मार्ग पर क्यों भेजा गया, जबकि मैं मुख्य मार्ग से जा सकती थी? सरकारी दफ्तर में दस्तावेज सौंपने वाले आदमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। करीने से संवारे बाल, करीने से संवारे बाल, हल्के नीले रंग की सरकारी शर्ट और उसकी छाती पर एक छोटा सा पिन। पूजा को अचानक याद आया, सौंपे गए दस्तावेजों के फोल्डर पर एक छोटा सा स्टिकर था जिस पर एक काला त्रिकोण और लाल घेरा बना था, बिल्कुल वही जो सुनील की बांह पर था। उसका दिल धीरे से धड़का। उसका शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था। क्या यह सब शुरू से ही योजनाबद्ध था? यह सिर्फ एक फर्जी जांच नहीं थी, न ही यह सड़क पर कोई छोटा मोटा विचलन था। यह एक व्यवस्थित नेटवर्क था, और इसमें शामिल लोग न केवल सड़कों पर खड़े थे, बल्कि वे मेजों के पीछे भी बैठे थे, प्रेस की हुई शर्ट और आधिकारिक पहचान पत्र पहने हुए थे। पूजा बोलना चाहती थी, हिलना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वह केवल अंधेरे को घूर सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में संकल्प का रूप बदलने लगा था। यह अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा था। यह जागरूकता कि उसे फंसाया गया था, और अगर यह सच था तो जिस दुश्मन का वह सामना कर रही थी, वह आज दिखाई देने वाले दुश्मन से कहीं ज्यादा बड़ा था। पूजा का शरीर ट्रक के सामने की ओर चुपचाप पड़ा था। उसका आधा चेहरा गर्म, कठोर जमीन से चिपका हुआ था। उसकी कनपट्टी से खून बहना जारी था, जो उसकी टी शर्ट के कॉलर में रिस रहा था, जो धूल और पसीने से गंदी हो गई थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसकी सांस लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। वह पूरी तरह से बेहोश थी। सड़क के पार कुछ नागरिक अभी भी स्तब्ध खड़े थे। उनमें से किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। कुछ फुसफुसाए, कुछ ने नीचे देखा। वर्दी और शक्ति का डर उनके कदमों को जमाए हुए था। वे सुनील को जानते थे। वे जानते थे कि बीच में पड़ने वालों का क्या हो सकता है। सुनील और उसके आदमियों को ले जा रही गश्ती वैन धीरे धीरे दूर चली गई। पहियों से धूल उड़कर सड़क को एक पल के लिए ढक दिया। खिड़की से सुनील ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी, संतुष्टि की नहीं, बल्कि इस आत्मविश्वास की कि कोई उसे छू नहीं सकता। काली वैन भी चल पड़ी। कोई पुलिस प्लेट नहीं, कोई सरकारी प्रतीक नहीं, लेकिन वे एक साथ चले। उनका तालमेल बहुत व्यवस्थित, बहुत सहज था, जैसे उन्होंने यह कई बार किया हो। हवा में सिर्फ धूल, डामर की गर्मी और पसीने में मिले खून की हल्की गंध रह गई थी। लेकिन एक और ज्यादा तेज गंध थी, उस सड़े हुए सिस्टम की गंध जो इतने लंबे समय से आधिकारिक मेजों, वर्दी के प्रतीकों और लोगों के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं के पीछे छिपा हुआ था। पूजा का ट्रक अभी भी चल रहा था। इंजन धीरे धीरे हिल रहा था। चाबियां अभी भी लगी हुई थीं, लेकिन कोई भी पास जाने और उसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब चुप थे। पूजा सो रही थी, लेकिन यह शांतिपूर्ण नींद नहीं थी। यह खतरे में सोना था, और जब वह उठेगी तो वह सिर्फ बदला लेने की भावना नहीं लाएगी, बल्कि शायद एक मिशन भी लाएगी।
अंधेरा, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई एहसास नहीं। लेकिन पूजा के दिमाग में एक चीज थी जो खत्म नहीं हुई थी, चेतना। और वहां से एक वाक्य एक मूक हथौड़े की तरह उभरा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका शरीर भले ही पड़ा हो, लेकिन उसका दिमाग टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू कर चुका था। सुनील का नाम, काला त्रिकोण लोगो, बिना पहचान वाली काली वैन, और दफ्तर के वे लोग जो चुप थे लेकिन सब जानते थे। सब जुड़ा हुआ था, सब एक पैटर्न बना रहा था। पूजा जानती थी कि वह इस सिस्टम में कोई नहीं थी। सिर्फ एक ड्राइवर, सिर्फ एक युवा महिला। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने उसे कम आंका था। खरन बाजिन डाल बाद आके वह काम, मैं एक लॉजिस्टिक्स डिलीवरी पर्सन के रूप में वापस नहीं आऊंगी। उसकी सांसें ज्यादा स्थिर होने लगी। उसका शरीर चोटिल और खून से सना हुआ था, लेकिन उसमें कुछ फिर से जीवित हो गया था। न केवल जीवन, बल्कि एक संकल्प और गुस्सा जिसने अपना रूप बदल लिया था। यह अब खाली बदला नहीं था, बल्कि एक योजना थी, तुम लोगों के लिए एक दुःस्वप्न। उसके आसपास की दुनिया अभी भी स्थिर थी, लेकिन पूजा के लिए एक नया युद्ध अभी शुरू हुआ था। वह सिर्फ खाली कागजों के दफ्तरों में न्याय मांगने वापस नहीं जाएगी। वह इस सड़े हुए नेटवर्क को अंदर से नष्ट करने के लिए वापस आएगी। धीरे धीरे, लक्षित तरीके से, घातक ढंग से। और जो कोई भी वर्दी, रैंक या ऊंचे पद के कारण खुद को अछूत समझता है, वह जल्द ही एक महत्वपूर्ण बात सीखेगा। कोई भी सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता कि गिर न सके, और कोई भी महिला इतनी छोटी नहीं होती कि लड़ न सके। पूजा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग अब मरा नहीं था। वह जानती थी कि किसे नष्ट करना है, और वह जानती थी कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक नेटवर्क था। और जब वह वापस आएगी, तो वे तैयार नहीं होंगे। नमस्ते।